हेलो एवरीवन, माय नेम इज रंजन कुमार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा बायोटेक्नोलॉजी का ये सेकंड लेक्चर है एंड आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं टूल्स इन्वॉल्व्ड इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, है ना। जैसे मान लीजिए कि हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में ऑर्गेनिजम्स को अपने अकॉर्डिंग क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, उसका जीन मैनिपुलेशन करते हैं, उसको जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं। तो ये जो हम प्रोसेस कर रहे हैं, इसको करने के लिए हमको क्या क्या टूल्स लगेगा, ठीक है। बेसिकली वही हम आज स्टडी करने वाले हैं। इसको हम लोग बोलते हैं टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब देखिए, ये जो टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, इसमें जो सबसे पहला टूल्स है ना, इसको हम लोग कहते हैं डीएनए मैनिपुलेटिंग एंजाइम। डीएनए मैनिपुलेटिंग एंजाइम, ठीक है। अब ये जो डीएनए मैनिपुलेटिंग एंजाइम है, इसमें हमारा कौन कौन सा एंजाइम आ जाएगा जो कि डीएनए को मैनिपुलेट करने का काम आता है, मॉडिफाई करने का काम आता है। उसमें सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डीएनए मैनिपुलेटिंग एंजाइम है वो है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, है ना। ये हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, इसको आज हम डिटेल में कवर करेंगे। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है, कैसे वो काम करता है, कहाँ से हमको मिला। एंड सेकेंड जो एंजाइम आ जाएगा वो हमारा है पॉलीमरेज एंजाइम। पॉलीमरेज एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम बोलेंगे। एंड तीसरा जो डीएनए मैनिपुलेटिंग एंजाइम है वो है हमारा लाइगेज एंजाइम। लाइगेज, डीएनए लाइगेज बोलते हैं, ठीक है, लाइगेज एंजाइम। तो ये हमारा 3 डीएनए मैनिपुलेटिंग एंजाइम है। फर्स्ट वन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, सेकेंड है पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, एंड तीसरा है डीएनए लाइगेज। तो दीज आर दी डीएनए मैनिपुलेटिंग एंजाइम। एंड टूल्स में हमारा आ जाता है वेक्टर्स। ये वेक्टर्स क्या होता है, हम लोग आगे के लेक्चर में इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एंड तीसरा जो हमारा टूल्स है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में वो है होस्ट ऑर्गेनिज्म। होस्ट ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि हम क्या करते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के बाद उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट के अंदर ट्रांसफर करते हैं, जिसको ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। क्यों ट्रांसफर कर रहे हैं, ताकि होस्ट ऑर्गेनिज्म का एंजाइम मशीनरी यूज करके जो मेरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो मल्टीप्लाई करे, और उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए में क्या है, मेरा डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट है। तो जैसे जैसे वो मल्टीप्लाई करेगा ना प्लाज्मिड, वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए, तो मेरा जो डिजायर्ड डीएनए है वो भी मल्टीप्लाई करेगा। इसी को तो जीन क्लोनिंग बोले। तो ये सब मेनली क्या है, हमारा टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है, देखिए अगर हम बात करें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का, तो इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम लोग मॉलिक्यूलर सीजर्स कहते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर सीजर्स, सीजर्स मतलब क्या होता है, कैंची, है ना, जो काटने का काम आता है। तो ये जो मॉलिक्यूलर सीजर्स है ना, ये किसको काटेगा, ये मेनली आपका डीएनए को कट करता है, ठीक है। अब जैसे ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का जो डिस्कवरी है, इससे रिलेटेड हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन याद रखना है। देखिए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वाज फर्स्ट पोस्ट्यूलेटेड बाय, इसको 1963 में पहली बार रिपोर्ट किया गया था। कौन किया था, डब्ल्यू आर्बर के द्वारा। फर्स्ट पोस्ट्यूलेटेड बाय डब्ल्यू आर्बर, है ना, आर्बर का नाम आता है सबसे पहले इन 1963। 1963 में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय डब्ल्यू आर्बर, है ना। देन उसके बाद फर्स्ट ट्रू रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, फर्स्ट ट्रू रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ये कौन लाए, ये आइसोलेट हुआ था 1970 में, वाज आइसोलेटेड इन 1970। कौन आइसोलेट किए थे इसको आइसोलेट किए थे नाथन, है ना, नाथन एंड एक और है साइंटिस्ट, नाथन एंड हैमिल्टन स्मिथ, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के डिस्कवरी से रिलेटेड आपको 3 साइंटिस्ट का नाम याद रखना पड़ेगा। एक है हमारा आर्बर, दूसरा है नाथन एंड तीसरा है स्मिथ, ठीक है। इन तीनों ने मिलकर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का डिस्कवरी किया था, जो कि मॉलिक्यूलर सीजर है। अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में अगर हम बात करें, जैसे एक हमारा टर्म होता है ना, जिसको हम लोग कहते हैं रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम। देखिए, एक्चुअल में ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ना, ये हमको कहाँ मिलता है,
ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हमको मिलता है बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। बैक्टीरिया के अंदर जो भी, बैक्टीरिया मतलब क्या, प्रोकैरियोटिक सेल, क्योंकि बैक्टीरिया ही तो प्रोकैरियोट्स है ना। अब ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ना, ये इस बैक्टीरिया का क्या है, इसका डिफेंस सिस्टम है। डिफेंस सिस्टम बोलने का मतलब क्या है ना, कि ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इस बैक्टीरिया को, इस प्रोकैरियोटिक सेल को प्रोटेक्ट करता है बैक्टीरियोफेज से। बैक्टीरियोफेज मतलब ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया में इंफेक्शन कॉज करेगा, ठीक है। तो बैक्टीरियोफेज जब बैक्टीरिया में इंफेक्शन कॉज करने के लिए जाता है ना, तो यही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम उस बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम बैक्टीरियोफेज। देखिए कैसे होता है। सपोज दैट ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है, ये एक बैक्टीरिया है ना। इस बैक्टीरिया पे ना बैक्टीरियोफेज अटैक किया, इन्फेक्शन कॉज करने के लिए इस बैक्टीरिया के ऊपर आया बैक्टीरियोफेज इस तरीके से। ये है बैक्टीरियोफेज। अब देखिए बैक्टीरियोफेज का क्या मतलब होता है। बैक्टीरियोफेज का मतलब होता है वायरसेस दैट इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया, वायरसेस दैट इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया, ठीक है। ये हमारा बैक्टीरियोफेज है। तो ये बैक्टीरियोफेज ना इस बैक्टीरिया में कैसे इन्फेक्शन करेगा। ये हमारा क्या है, ये हमारा बैक्टीरिया है, ठीक है। दिस इज अ बैक्टीरिया एंड ये बैक्टीरियोफेज कैसे इन्फेक्शन करेगा, तो ये अपना जो जेनेटिक मटेरियल है ना, इसका जो डीएनए है, ये बैक्टीरिया के अंदर डाल देगा। दिस इज अ वायरल डीएनए। ये किसका डीएनए है, वायरस का डीएनए। तो जैसे ही वायरल डीएनए बैक्टीरिया के अंदर एंटर करेगा, तो बैक्टीरिया का जो डिफेंस सिस्टम है, बैक्टीरिया का जो इम्यून सिस्टम है, वो एक्टिवेट हो जाएगा। और बैक्टीरिया का इम्यून सिस्टम में सबसे पहला जो एंजाइम है वो हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेगा ना, जैसे आपको बताया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मींस मॉलिक्यूलर सीजर। ये ऐसा कैंची है जो इस वायरस के डीएनए को ना फ्रैगमेंट बना देगा, छोटा छोटा टुकड़ा में कट कर देगा, जिससे कि फर्दर इन्फेक्शन जो है ना वो प्रिवेंट हो जाए। तो आप देखेंगे ना कि ये जो वायरल्स का डीएनए है, ये क्या टूट गया, छोटा छोटा टुकड़ा में टूट गया। दीज आर दी फ्रैगमेंटेड वायरल डीएनए। एंड इसका फ्रैगमेंटेशन कौन किया, फ्रैगमेंटेशन किया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो आप ये देख रहे हैं ना रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, किसको, बैक्टीरिया को बचाने से फ्रॉम वायरस इंफेक्शन। अब एक सवाल आता है ना कि जैसे ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वायरस के डीएनए को तो कट कर दिया। आप एक चीज याद रखेंगे, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है ना, वो ऐसे ही कहीं भी कट नहीं लगा देगा, वो रैंडम कट नहीं लगाएगा। हर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का अपना एक रिकॉग्निशन साइट होता है। रिकॉग्निशन साइट वो साइट है जिसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पहचानता है और वो उसी जगह कट लगाएगा, ठीक है। रिकॉग्निशन साइट होता है। तो आप सोचेंगे ना कि ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ये बैक्टीरिया का खुद का डीएनए को क्यों नहीं काटा। जैसे मान लीजिए ये बैक्टीरिया का खुद का डीएनए है, दिस इज अ बैक्टीरियल डीएनए। ये बैक्टीरिया का खुद का डीएनए को क्यों नहीं कट कर रहा है, तो ये बैक्टीरिया का खुद का डीएनए को इसलिए नहीं कट कर रहा है क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर एक और एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसका नाम है मिथाइलेज। इसको हम लोग कंप्लीटली डीएनए मिथाइलेज कहते हैं, ठीक है। ये जो डीएनए मिथाइलेज एंजाइम होता है ना, ये क्या करता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का जहां जहां भी रिकॉग्निशन साइट है इस बैक्टीरियल डीएनए में, वहां पे ना वो मिथाइल ग्रुप ऐड कर देता है इस तरीके से, ठीक है। तो फिर क्या होगा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जब जाएगा कट करने बैक्टीरिया का खुद का डीएनए को, तो वो देखेगा कि उसके रिकॉग्निशन साइट पे मिथाइल ग्रुप बैठा हुआ है, तो ये समझ जाएगा अच्छा ये मेरा डीएनए है, बैक्टीरिया का डीएनए है, तो फिर ये उसको कट नहीं करेगा। तो आप देख रहे हैं ना क्या हो रहा है, यहां पे जो बैक्टीरिया है उसके डिफेंस सिस्टम में वायरस के डीएनए को काट दिया ताकि वायरस का फर्दर इंफेक्शन को रोका जा सके। इसीलिए तो इसको हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बोल रहे हैं। रेस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है, टू प्रिवेंट समथिंग, किसी भी चीज को रोकना, प्रिवेंट करना। तो ये क्या कर रहा है, ये वायरस के ग्रोथ को रोक रहा है। दिस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम restricts the growth of viral DNA
या अल्टीमेटली हम लोग वायरस बोल सकते हैं। तो इसीलिए ये जो टर्म है ना, ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बोल रहे हैं, यहां रेस्ट्रिक्शन का मतलब यही है कि वो रेस्ट्रिक्ट कर रहा है वायरस के ग्रोथ को, ठीक है। और आप देख रहे हैं ना, अपने खुद के डीएनए को बचाने के लिए वो अपने खुद के डीएनए में कुछ मॉडिफिकेशंस भी ला रहा है। क्या मॉडिफिकेशंस ला रहा है? तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का जो रिकॉग्निशन साइट है, जहां पे वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट कर सकता है, उस साइट में वो क्या कर रहा है, मिथाइल ग्रुप ऐड कर दे रहा है बाय यूजिंग एंजाइम डीएनए मिथाइलेज। इस तरीके से वो क्या किया ना, अपना खुद का डीएनए को मॉडिफाई किया। दैट्स वाई ये जो पूरा मैकेनिज्म है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन मतलब क्या, वायरस के ग्रोथ को रोकना, रेस्ट्रिक्ट करना। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कैसे किया, वायरस के डीएनए को काट दिया। और मॉडिफिकेशन सिस्टम क्या, अपने खुद के डीएनए को, जो बैक्टीरिया का खुद का डीएनए है उसको तो बचाना है ना, क्योंकि उसका खुद का डीएनए है। तो उसमें वो क्या किया, मॉडिफिकेशंस लाया। क्या मॉडिफिकेशंस लाया, वो वहां पे मिथाइल ग्रुप को ऐड कर दिया। तो ये दो एंजाइम प्रेजेंट है बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। आप लोग ये देखेंगे ना कि ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये एक्सक्लूसिवली हमको सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल में मिलता है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है, एक तरीके का सेलुलर डिफेंस है बैक्टीरिया के अंदर। होप आपको यहां तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। हाँ, अब देखिए हम आपको बताएंगे ना कि ये रिकॉग्निशन साइट क्या होता है। व्हाट इज रिकॉग्निशन साइट? देखिए रिकॉग्निशन साइट का मतलब क्या है कि वो जगह जहां पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट लगाता है, ठीक है। रिकॉग्निशन साइट क्या है, वो जगह है जहां पे जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो कट लगाएगा। रिकॉग्निशन साइट, जैसे रिकॉग्निशन साइट में देखेंगे ना तो ये हमेशा एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है। रेस्ट्रिक्शन रिकॉग्निशन साइट इट इज ऑलवेज अ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, इट इज ऑलवेज अ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अब जैसे अगर हम बात करें कि भाई ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है, तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में आप देखेंगे ना, जैसे एक वर्ड है मैडम, MADAM, मैडम। ये मैडम क्या है, इसको आप आइदर इधर से रीड करिए या इधर से रीड करिए, दोनों तरीके से क्या आएगा, सेम आएगा, मैडम। अब उसी तरीके से एक और वर्ड है जिसको मलयालम बोलते हैं, MALAYALAM, मलयालम। आइदर आप इसे इधर से रीड करिए या इधर से रीड करिए, दोनों तरीके से सेम पढ़ेंगे। तो इसी सीक्वेंस को ना पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ऐसे ही कहीं भी रैंडम कट नहीं कर देगा, वो हमेशा कहां पे कट लगाएगा, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में। जैसे अगर हम बात करें, एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जिसका नाम है EcoR1, ठीक है। EcoR1 एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। तो ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ना EcoR1, इसका जो रिकॉग्निशन साइट है, ठीक है, इसका रिकॉग्निशन साइट हम लोग बोलते हैं, ये डीएनए सीक्वेंस है GAATTC, ठीक है। अब देखिए आपको पता है कि डीएनए क्या है, एंटी पैरेलल होता है। तो ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होगा वो इधर से 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा, ठीक है। अब इधर भी क्या होगा, GAATTC। तो आप यहां पे देख पाएंगे, क्या देख पाएंगे कि जो EcoR1 है ना, इसका जो रिकॉग्निशन साइट है, आइदर आप इस डायरेक्शन से रीड करिए या फिर इस डायरेक्शन से रीड करिए, तो दोनों तरीके से आप सेम ही रीड करेंगे। तो यही आपका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। तो EcoR1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अगर डीएनए में कट लगाएगा तो वो हमेशा इसी सीक्वेंस में कट लगाएगा, ठीक है। उसी तरीके से एक और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जिसका नाम है SMAV1, है ना, SMAV1। ये जो SMAV1 है ना, इसका जो रिकॉग्निशन साइट है वो होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम में CCCGGG, ठीक है। अब इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होगा वो क्या होगा, ये होगा 5 प्राइम CCCGGG, दिस वन। तो आप देखेंगे ना कि आइदर आप इधर से रीड करिए या इधर से रीड करिए, क्या आ रहा है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस आ रहा है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इज ऑलवेज अ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, ठीक है। अब यहीं पे आपको एक और कॉन्सेप्ट बता देते हैं कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ना कट कैसे करेगा, ठीक है। वो डीएनए को कहां कट करेगा, किस तरीके से कट करेगा। देखिए अगर हम बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल EcoR1 का, तो EcoR1 ना डीएनए में जो कट लगाता है ना, वो हमेशा यहां पे लगाएगा, G और A के बीच में, यहां पे, ठीक है। और इस सीक्वेंस में भी G और A के बीच यहां पे कट लगाया,
ठीक है। तो इस कारण से क्या होता है ना, अगर मान लीजिए ऐसा इको R1 कट लगाएगा तो हमें कैसा स्ट्रैंड मिलेगा। फिर देखिए ये 5 प्राइम है, ये G है और G और A के बीच कट लग गया तो AA TT C, ये 3 प्राइम। अब उसी तरीके से यहाँ पे G है, यहाँ 5 प्राइम था, अब G और A के बीच कट लग गया तो इधर हमारा क्या आ जाएगा AA TT C और ये हमारा 3 प्राइम। तो आप देख रहे हैं ना कि ये जो इको R1 है ये कहाँ कट लगाया, ये G और A के बीच में कट लगाया था। तो इसके कारण ना हमें एक हैंगिंग रीजन मिला है, ये ओवर हैंगिंग रीजन इसको बोलते हैं। ठीक है। तो जब भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट लगाए और हमें ओवर हैंगिंग रीजन मिले ना, तो इस तरीके का जो एंड है ना ये जो एंड बन रहा है इसको हम लोग स्टिकी एंड बोलते हैं। ठीक है। तो अगर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट लगाया कहां पे, टर्मिनल अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से अवे, तो वो कैसा एंड प्रोड्यूस करेगा, स्टिकी एंड प्रोड्यूस करेगा। अब जैसे हम बात करते हैं SMAV1 का, तो ये जो SMAV1 है ना ये कहाँ कट लगाता है, ये बिल्कुल यहाँ सेंटर में कट लगाएगा, CCC GGG। तो मान लीजिए अगर वो यहाँ कट लगाया तो हमें कैसा एंड मिलेगा, हमें ऐसा मिलेगा, देखिए 5 प्राइम CCC GGG 3 प्राइम। ठीक है। उसी तरीके से 5 प्राइम CCC GGG 3 प्राइम। तो आप देखेंगे ना यहाँ पे हमको कोई भी ओवर हैंगिंग रीजन नहीं मिला है। ओवर हैंगिंग रीजन अगर हमको नहीं मिला है ना तो इस तरीके के एंड को हम लोग ब्लंट एंड बोलते हैं, इस तरीके के एंड को हम लोग ब्लंट एंड बोलते हैं। ठीक है। तो यहां से हम क्या समझ सकते हैं कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हमेशा जो कट लगाएगा वो अपने रिकॉग्निशन साइट पे लगाएगा और हर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का अपना एक अलग रिकॉग्निशन साइट होता है। ठीक है। और वो जो रिकॉग्निशन साइट है वो हमेशा क्या होगा, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होगा। जैसे आपको हम इको R1 का सीक्वेंस बता दिए, आपको हम SMAV1 का सीक्वेंस बता दिए, ये सब इको R1 और SMAV1 ये सब क्या है, ये सब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो कि हमेशा इसी जगह पे कट लगाएगा, इसी सीक्वेंस में। अब इको R1 अगर कट लगाएगा तो आपको स्टिकी एंड देगा, SMAV1 अगर आपको कट लगाएगा तो ब्लंट एंड देगा। ठीक है। तो होप आपको यहां तक तो जरूर समझ आया है। एंड अब देखिए कुछ इंफॉर्मेशन आगे है। देखिए सबसे पहला जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम था ना वो हमारा HIND2 था। ये HIND2 क्या है, ये फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम HIND2। ठीक है। अब जैसे एनसीईआरटी का बिल्कुल लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, देखिए वी नो मोर देन 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अभी तक ना 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जिसको हमने आइसोलेट किया है 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया, है ना, बैक्टीरिया का 230 अलग अलग स्ट्रेन से हमने अब तक मोर देन 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को आइसोलेट किया है और जिसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस सभी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का अलग अलग होता है। अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्रोकैरियोट्स ओनली, है ना। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हमको कहाँ मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट्स में। ये क्या है उसका, इट इज देयर नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म, ये उसका नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है अगेंस्ट बैक्टीरियोफेज इन्फेक्शन। बैक्टीरियोफेज क्या है, तो ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, वायरसेस दैट इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बैक्टीरियोफेज बोलेंगे। ठीक है। अब देखिए आगे हम देखते हैं ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ना ये अलग अलग दो टाइप्स के होते हैं। जैसे ओवरऑल हम बोले, देखिए जैसे मान लीजिए ना जो न्यूक्लिक एसिड को कट करेगा उसको हम लोग क्या बोले, न्यूक्लियेज बोले, न्यूक्लिक एसिड को कट करने वाला न्यूक्लियेज। अब ये जो न्यूक्लियेज है ना, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियेज, आप इस तरीके से पढ़ेंगे। तो ये जो हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो कि एक न्यूक्लियेज कैटेगरी का एंजाइम है क्योंकि वो डीएनए को कट कर रहा है और डीएनए क्या है, न्यूक्लिक एसिड है, तो इसको हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को न्यूक्लियेज के अंदर रखते हैं। ठीक है। अब ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ना ये दो टाइप का है, एक हमारा क्या है, एक हमारा है रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियेज। अभी आपको डिफरेंस समझ आ जाएगा, रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियेज, एंड दूसरा जो हमारा टाइप है ना वो क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। ठीक है। अब जैसे अगर हम आपको बताएं रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियेज और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, इसमें हम बायोटेक्नोलॉजी में किसका यूज करेंगे, ठीक है, ये सवाल आएगा। बायोटेक्नोलॉजी में हम किसका यूज करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियेज का यूज करेंगे कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज का यूज करेंगे। तो सबसे पहले आप समझ जाइए ना कि इसका काम क्या है, एक्सोन्यूक्लियेज क्या करता है और एंडोन्यूक्लियेज क्या करता है। देखिए
ये जो एक्सोन्यूक्लियस है ना, ये हमेशा डीएनए को ना उसके एंड से कट करता है। जैसे मान लीजिए कि अगर इस तरीके का डीएनए है, सपोज दैट ये डीएनए है ना, ये डीएनए, तो ये जो एक्सोन्यूक्लियस है ना, ये डीएनए को कहाँ से कट करेगा, तो ये हमेशा ना एंड से एक एक न्यूक्लियोटाइड को निकालता जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इट कट्स द डीएनए एट एंड या फ्रॉम द एंड, है ना। तो जैसे मान लीजिए ना एक बड़ा सा मोती का माला है, ठीक है, वो माला को ना मतलब इस तरीके से माला है, ये एक मोती, ये दूसरा मोती, ये तीसरा मोती, ऐसे करके ये माला है, ठीक है। तो अगर आप ना रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस का यूज करेंगे ना, आप समझिए ये एक एक मोती एक एक न्यूक्लियोटाइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस क्या करेगा ना, ये एक एक मोती को निकालता जाएगा इस तरीके से, एक एक न्यूक्लियोटाइड को वो निकालता जा रहा है फ्रॉम द एंड, है ना, वो एंड से निकाल रहा है। अब ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है ना, ये डीएनए को कहीं से भी कट कर सकता है, इसको एंड नहीं चाहिए। कट्स द डीएनए, इट कैन कट द डीएनए फ्रॉम एनी प्लेस, है ना, ये कहीं से भी डीएनए को कट कर सकता है। जैसे मान लीजिए ना अगर हमारा ऐसा सर्क्यूलर डीएनए है, सपोज दैट सर्क्यूलर डीएनए, आगे आप लोग पढ़ेंगे जो वेक्टर होता है ना वो डबल स्टैंडर्ड सर्क्यूलर डीएनए होता है। तो आप सोचिए ना कि अगर ये सर्क्यूलर डीएनए है तो इसका तो कोई एंड ही नहीं है, तो क्या एक्सोन्यूक्लियस इसको काट पाएगा? बिल्कुल नहीं काट पाएगा, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन एंड एक्सोन्यूक्लियस तो एंड से कट करता है। तो हमको अगर मान लीजिए ऐसा डीएनए है जो सर्क्यूलर है, जिसका कोई एंड ही नहीं है, तो उसको काटने के लिए हमको क्या यूज करना पड़ेगा? उसको काटने के लिए हमको एंडोन्यूक्लियस का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये डीएनए को कहीं से भी कट कर सकता है। मान लीजिए यहां से कट कर दिया, यहां से कट कर दिया। तो आप हमेशा याद रखिएगा ना, बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग ऑलवेज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का यूज करते हैं, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग किसका यूज करते हैं? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का। अब देखिए ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है ना, ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फर्दर आपका दो टाइप का है। एक है हमारा टाइप 1 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और दूसरा है टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब देखिए यहां पर भी आपको याद रखना पड़ेगा ना कि बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग किसका यूज करेंगे। जैसे अभी तो हम बता दिए कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का यूज करते हैं, क्योंकि वो डीएनए को कहीं से भी कट कर सकता है। अगर हमारा सर्कुलर डीएनए है तो वो उसको भी काट सकता है, बट ये एक्सोन्यूक्लियस क्या करेगा? ये सिर्फ एंड में कट करेगा, है ना। और एंड में कट करेगा तो हमारा तो जो प्लाज्मिड होता है, जिसको हम एज अ वेक्टर यूज करते हैं, वो तो सर्क्यूलर है, उसका तो कोई एंड ही नहीं है। अब बात आता है ना रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में टाइप 1 एंड टाइप 2। अब देखिए ये जो टाइप 1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ना, टाइप 1 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ये क्या करता है ना, इसको ना काम करने के लिए ना एटीपी चाहिए। इट रिक्वायर्स एटीपी। एटीपी क्या? एनर्जी होता है ना। इट रिक्वायर्स एटीपी टू फंक्शन। इसको काम करने के लिए क्या चाहिए? इसको एटीपी चाहिए। इट रिक्वायर्स एटीपी टू फंक्शन। अब आप ही सोचिए, अगर मान लीजिए ऐसा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जिसको काम करने के लिए हमको एनर्जी देना पड़ेगा, वो क्या अच्छा रहेगा? बिल्कुल अच्छा नहीं रहेगा। इसीलिए ना हम लोग ना टाइप 1 का यूज नहीं करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, हम लोग टाइप 2 का यूज करते हैं। टाइप 1 को क्या चाहिए? एटीपी चाहिए। अब और भी इसका बहुत डिसएडवांटेज है। जैसे ये क्या करेगा ना, ये पहले अपने रिकॉग्निशन साइट को रिकॉग्नाइज किया, तो इसको हम लोग बोले रिकॉग्नाइजेशन। देन फिर ये क्या करता है ना, मिथाइलेशन करता है, मिथाइलेशन। और देन फिर ये क्या करता है ना, ये रैंडमली कट कर देता है, कहीं से भी डीएनए को काट देगा, ठीक है। इट कट्स द डीएनए रैंडमली। कट डीएनए रैंडमली। लेकिन आपको पता है ना कि बायोटेक्नोलॉजी में हमको रैंडमली कट नहीं करना है, हमको क्या अपना जो डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट है बस उसको कट करके निकालना है। तो ये अच्छा नहीं होता। टाइप 1 इज नॉट गुड फॉर बायोटेक्नोलॉजी। अब देखिए अगर हम बात करते हैं टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का, तो इसको ना एटीपी नहीं चाहिए काम करने के लिए, इसको बस मैग्नीशियम आयंस चाहिए होता है। इट रिक्वायर्स Mg2+ मैग्नीशियम आयंस टू फंक्शन, ठीक है। इसको काम करने के लिए कोई एटीपी वगैरह नहीं चाहिए। और ये क्या करता है ना, ये मान लीजिए अपना रिकॉग्निशन साइट को रिकॉग्नाइज किया, फर्स्ट रिकॉग्नाइजेशन किया, और फिर वहां पे क्या करेगा ना, वो डीएनए को वहां से कट कर देगा, एक स्पेसिफिक साइट से कट करेगा, वो रैंडम कट नहीं करेगा।
जैसे हमको बायोटेक्नोलॉजी में क्या चाहिए कि हमको ऐसा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए, ऐसा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस चाहिए जो कि मेरा जो डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट है प्रीसाइजली बस उसी को कट करे। तो ये जो टाइप 2 है ना, ये बस उसी को कट करता है। इट कट द डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन, एट स्पेसिफिक साइट, एट स्पेसिफिक साइट। तो ये रीजन होता है कि हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में ऑलवेज टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करते हैं, टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का यूज करते हैं। होप आपको यहां तक समझ आया होगा बिल्कुल। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है ना, नेमिंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। जैसे अभी तो हम आपको दिखा दिए कि इको R1 है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। आपको हम बता दिए कि हाइंड 2 है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ठीक है। लेकिन ये इसका नाम कहां से आया, है ना, इको R1 हम कहां से इसका नाम रख दिए। देखिए नेमिंग के लिए क्या है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे देखिए ये जो आपका फर्स्ट लेटर है, हमको इतना पता है कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो ऑलवेज कहाँ से, बैक्टीरिया से आएगा। तो ये जो फर्स्ट लेटर है ना, ये उस बैक्टीरिया का जो जीनस है, साइंटिफिक नेम में क्या होता है, फर्स्ट जीनस सेकेंड स्पीसीज, तो ये जस्ट साइंटिफिक नेम है, जीनस है। जीनस में ई जो रिप्रेजेंट कर रहा है ना, वो रिप्रेजेंट कर रहा है इकरेरिया को, ESCHERECHI, है ना, इस्चरेचिया कोलाई। और ये जो CO है ना, ये रिप्रेजेंट करता है, जो सेकेंड लेटर है ये रिप्रेजेंट करता है स्पीसीज को, और ये आपका क्या है, ये कोलाई है, ठीक है। यहाँ पे ये जो R है ना, ये रिप्रेजेंट करता है उसके स्ट्रेन को, जैसे R मीन रफ स्ट्रेन। और यहाँ जो रोमन नंबर में वो 1 दिख रहा है ना, ये दिख रहा है ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। इसका मतलब क्या है ना, इसका मतलब है कि ई कोलाई से जो सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ऑब्टेन्ड हुआ, ई कोलाई से जो सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आइसोलेट हुआ, वो है इको R1, है ना, इशरेशिया कोलाई। इशरेशिया, ई क्या है, इशरेशिया, और CO मतलब कोलाई, वो स्पीसीज है, और R क्या है, स्पेसिफिक स्ट्रेन है, और जो रोमन नंबर में 1 है वो ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन है, ठीक है। तो इस तरीके से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम रखा जाता है, नामकरण किया जाता है। उसी तरीके से हाइंड 2 जो दिख रहा है, H यहां पे क्या है, जीनस है, इसका मतलब होता है हीमोफिलस, इसका मतलब होता है क्या, हीमोफिलस, ठीक है। और यहां पे ये जो IN है ना, ये IN क्या है, स्पीसीज है, इसका मतलब है इन्फ्लुएंजा। और यहां पे जो D दिख रहा है, ये कोई उसका स्ट्रेन है। एंड ये जो 2 है ना, ये क्या है, रोमन नंबर में 2 है, ये है ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन मतलब क्या, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो बैक्टीरिया है, उससे दूसरा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो आइसोलेट किया गया वो है हाइंड 2। तो इस तरीके से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम रखा जाता है, ठीक है। होप आपको यहां तक जरूर समझ आया होगा। अब देखिए वर्किंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो वर्किंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में आप देखेंगे ना कि कैसे ये काम करता है, ठीक है। तो जैसे हमको पता है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेगा, फर्स्ट द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम फाइंड अ रिकॉग्निशन सीक्वेंस। हर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सबसे पहले अपना जो रिकॉग्निशन साइट है उसको फाइंड आउट करेगा, एंड फाइंड आउट करने के बाद फिर वो क्या करेगा, वहां पे जाके बाइंड करेगा, एंड देन वहां पे फिर कट करेगा। वन फाउंड दे बाइंड एंड कट ईच ऑफ 2 strands ऑफ डबल हेलिक्स एट स्पेसिफिक पॉइंट इन देयर सुगर फॉस्फेट बैकबोन। अब देखिए जैसे वर्किंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ना, आपको कैसे एक्सप्लेन किया गया है। जैसे मान लीजिए कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में सपोज दैट हम इको R1 को लेते हैं, ठीक है। जैसे इको R1, सपोज दैट ये हमारा वेक्टर डीएनए है। आप एक चीज़ इंश्योर करेंगे ना, जैसे लास्ट के लेक्चर में मैंने बताया था कि वेक्टर डीएनए को आप जिस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेंगे, उसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से आप अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को भी कट करेंगे, जो कि आपका फॉरेन डीएनए है। तो आप यहाँ पे देखेंगे ना, मान लीजिए ये हमारा वेक्टर डीएनए है, और जो हम एंजाइम का यूज कर रहे हैं ना, वो है इको R1। हम इको R1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज कर रहे हैं। तो इको R1 का जो रिकॉग्निशन साइट है वो हमें पता है, GAATTC। तो देखिए मान लीजिए ना, ये वेक्टर डीएनए है, सपोज दैट दिस इज अ वेक्टर डीएनए, एंड वेक्टर डीएनए में आप देखेंगे ना, इसका जो सीक्वेंस रहेगा, ठीक है, इसका जो सीक्वेंस रहेगा, इको R1 को कट करना है ना, तो सीक्वेंस रहेगा GAATTC, और उसी तरीके से इधर भी GAATTC, ठीक है। अब हम फॉरेन डीएनए बनाते हैं। फॉरेन डीएनए मान लीजिए येलो कलर से बनाते हैं, दिस इज अ फॉरेन डीएनए।
तो सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है तो रिकॉग्निशन साइट भी सेम होगा, यहां भी आ जाएगा GAATTC, GAATTC, ठीक है। एक हमारा वेक्टर डीएनए है, एक हमारा फॉरेन डीएनए है। अब मान लीजिए ना इको R1 आया कट करने, अब इको R1 कहाँ पे कट करेगा, तो हमको पता है G और A के बीच में, यहां पे कट करेगा, यहां पे कट करेगा वेक्टर डीएनए में, फॉरेन डीएनए में भी यहां पे कट करेगा और फिर यहां पे कट करेगा। तो जब ये कट करेगा ना तो हमें कैसा स्ट्रैंड मिलेगा उसको देखिए। तो ये हमारा वेक्टर डीएनए है एंड इसने अभी कट लगाया, तो जब ये कट लगाएगा तो G इधर बचेगा बस। अब ये जो दूसरा स्ट्रैंड है यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे हमारा CTTA बचेगा, क्योंकि वो G भी कट गया ना, नीचे वाला G भी कट गया। अब उसी तरीके से ये जो हमारा फॉरेन डीएनए है, यहाँ पे जब कट लगेगा तो हमको कैसा स्ट्रैंड मिलेगा, देखिए AATTC और नीचे में मिलेगा G। इस तरीके से फॉरेन डीएनए का स्ट्रैंड हमको मिलेगा इस टाइप से, है ना। ठीक है, तो इस तरीके से कट लग गया। अब आप देख रहे हैं ना स्टिकी एंड मिला कि नहीं मिला, ये जो रीजन है इतना ओवरहैंगिंग रीजन है ना, ये वाला और ये वाला ओवरहैंगिंग रीजन है। अब क्या होगा कि ये जो डीएनए फ्रैगमेंट का जो स्टिकी एंड है ना, ये दोनों ज्वाइन हो जाएगा इस तरीके से, है ना। ज्वाइन होने के लिए कौन सा एंजाइम लगता है आगे पता चलेगा, डीएनए लाइगेज एंजाइम है, मॉलिक्यूलर ग्लू बोलते हैं उसको। तो देखिए जब ये ज्वाइन करेगा ना, डीएनए फ्रैगमेंट ज्वाइन एट स्टिकी एंड, डीएनए फ्रैगमेंट जॉइंस एट स्टिकी एंड, और ये ज्वाइन करने वाला जो एंजाइम है वो कौन सा एंजाइम है, वो है लाइगेज एंजाइम, लाइगेज एंजाइम जिसको मॉलिक्यूलर ग्लू बोलते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मॉलिक्यूलर सूजर और लाइगेज एंजाइम मॉलिक्यूलर ग्लू। अब देखिए कैसे वो ज्वाइन हो जाएगा, है ना, ज्वाइन करके कैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा। तो हमारा एक ये स्ट्रैंड था, यहाँ पे हमारा सिर्फ G था, ठीक है, और ये हमारा दूसरा स्ट्रैंड था, और यहाँ हमारा क्या क्या था, CTTA और A, एक ये हो गया, ठीक है। अब देखिए ये जो हमारा, ये तो वेक्टर डीएनए का हो गया ना, अब ये फॉरेन डीएनए वाला आ जाएगा AATTC और यहाँ पर G, और ये मेरा डीएनए का स्ट्रैंड। तो देख रहे हैं ना आप किस तरीके से वेक्टर डीएनए और फॉरेन डीएनए लाइगेट हो गया और एक सिंगल डीएनए बन गया। और इसी को तो हम बोले रिकॉम्बिनांट डीएनए। रिकॉम्बिनांट डीएनए वो डीएनए जिसमें फॉरेन डीएनए अटैच कर दिया, है ना, तो दिस इज अ रिकॉम्बिनांट डीएनए। तो यही है मैकेनिज्म ऑफ वर्किंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। होप आपको यहाँ तक तो जरूर समझ आया होगा। चलिए हम आगे देखते हैं। अब देखिए जो नेक्स्ट एंजाइम है ना, वो है हमारा डीएनए लाइगेज एंजाइम। जैसे आपको क्या बताए, डीएनए लाइगेज इज अ मॉलिक्यूलर ग्लू, है ना, मॉलिक्यूलर ग्लू की तरह वो काम कर रहा है। दिस इज अ मॉलिक्यूलर ग्लू। ग्लू मतलब क्या, जो चिपका दे, है ना। क्या कर रहा है ये, बैक्टीरियल डीएनए को फॉरेन डीएनए से लाइगेट कर दे रहा है। तो जैसे मान लीजिए ये हमारा फॉरेन डीएनए है, सपोज दैट दिस इज अ फॉरेन डीएनए, दिस इज अ फॉरेन डीएनए, डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट, फॉरेन डीएनए, एंड मान लीजिए ये हमारा वेक्टर है। वेक्टर इज ऑलवेज अ डबल स्टैंडर्ड सर्क्यूलर डीएनए। दिस इज अ डबल स्टैंडर्ड सर्क्यूलर डीएनए। इसको हम लोग प्लाज्मिड बोलते हैं, एज अ वेक्टर यूज करते हैं। तो इसको हम लोग लिख देते हैं वेक्टर डीएनए या फिर प्लाज्मिड। अब क्या होगा ना, अब हम ना ये जो मेरा डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट है ये फॉरेन डीएनए है, और ये जो वेक्टर डीएनए है ना, इसको हम लोग सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करते हैं ताकि हमको सेम स्टिकी एंड मिले, है ना। इसको हम लोग लिखते हैं सेम restriction enzyme cutting both foreign DNA and vector DNA at specific point, ठीक है। तो जो भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो अपने रिकॉग्निशन साइट में फॉरेन डीएनए और वेक्टर डीएनए को कट करेगा तो हमें क्या मिलेगा। देखिए इस तरीके से ये जो डीएनए फ्रैगमेंट है ये मिला, सपोज दैट एक डीएनए फ्रैगमेंट, ये फॉरेन डीएनए का डीएनए फ्रैगमेंट है, ठीक है, डीएनए फ्रैगमेंट। उसी तरीके से ये जो हमारा वेक्टर था इसका भी फ्रैगमेंटेशन हो चुका है, ये भी कटा है ना।
मान लीजिए ये यहाँ से कटा। अब हम क्या करेंगे, ये जो डीएनए लाइगेज एंजाइम है अब इसका रोल आएगा। डीएनए लाइगेज का यूज करके ज्वाइन कर देंगे फॉरेन डीएनए और वेक्टर डीएनए को, एंजाइम डीएनए लाइगेज। एंड ये डीएनए लाइगेज का यूज करके हम क्या किए, ये जो मेरा वेक्टर था डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, इस वेक्टर में हमने अपना फॉरेन डीएनए लगा दिया इस तरीके से। अब फॉरेन डीएनए जब लगा दिए तो बन गया मेरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए, है ना। तो डीएनए लाइगेज क्या है, मॉलिक्यूलर ग्लू है। तो ये हमारा सब क्या है, डीएनए मैनिपुलेटिंग एंजाइम है। ठीक है, हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पढ़ लिया, हमने डीएनए लाइगेज पढ़ लिया। अब आगे जो हमारा एंजाइम है उसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में। ये जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ना, ये क्या करता है, डीएनए का नया स्ट्रैंड का सिंथेसिस करता है ना। डीएनए का नया स्ट्रैंड का सिंथेसिस करता है। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, दिस एंजाइम्स सिंथेसाइज अ न्यू strand of DNA complementary to an existing DNA, complementary to an existing DNA template in 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। देखिए डीएनए पॉलीमरेज जो हमेशा काम करेगा ना वो इसी डायरेक्शन में करेगा, मतलब वो नया न्यूक्लियोटाइड को जोड़ेगा, डीएनए का लेंथ को बढ़ाएगा, डीएनए का लेंथ को एक्सटेंड करेगा इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन ऑलवेज। तो जैसे मान लीजिए ना कि हमारा एक डीएनए स्ट्रैंड ये है, ठीक है, इसको हम लोग टेम्पलेट स्ट्रैंड भी बोल सकते हैं। जैसे सपोज दैट कि एक डीएनए स्ट्रैंड है, ये जो डीएनए स्ट्रैंड है ना, सपोज दैट ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम रन कर रहा है, ठीक है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम रन कर रहा है। और इसमें अच्छा रुकिए एक मिनट। जैसे ये हमारा डीएनए है, सपोज दैट यहाँ पे जो सीक्वेंस है ना वो इस तरीके से है, ATGC इस तरीके से डीएनए है, ठीक है। एंड ये डीएनए का जो स्ट्रैंड है, इस डीएनए का स्ट्रैंड है ना ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन। अब देखिए जैसे हम बोल रहे हैं ना, डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, इससे कॉम्प्लीमेंट्री एक नया स्ट्रैंड सिंथेसिस करेगा, ठीक है। उसको करने के लिए क्या चाहिए होगा ना, सबसे पहले हमें एक प्राइमर चाहिए होगा। आप अगर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर पढ़े होंगे डीएनए रेप्लिकेशन, तो आप देखेंगे ना कि प्राइमर क्या होता है। जैसे यहाँ पे सपोज दैट ये प्राइमर है, शॉर्ट ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है, ठीक है। ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम, एक्चुअल में ये क्या होता है ना, प्राइमर ना फ्री 3 प्राइम OH प्रोवाइड करता है, फ्री 3 प्राइम OH। और ये फ्री 3 प्राइम OH क्यों जरूरी है, क्योंकि जो डीएनए पॉलीमरेज है ना वो यहीं पे न्यूक्लियोटाइड जोड़ेगा। प्राइमर में ही वो स्टार्टिंग मटेरियल है, प्राइमर ही वो स्टार्टिंग पॉइंट है जहां पे डीएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड को जोड़ना स्टार्ट करता है। तो ये जो आपको दिख रहा है ना ये रेड से, ये शॉर्ट प्राइमर है ना, ये शॉर्ट क्या है, प्राइमर। क्यों प्राइमर मतलब क्या, जिसके पास फ्री 3 प्राइम OH है। अब फ्री 3 प्राइम OH मिल गया, अब जो न्यूक्लियोटाइड है वो कॉम्प्लीमेंट्री टू दिस बेस सीक्वेंस वो नया डीएनए को सिंथेसाइज कर देगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे A है, तो प्राइमर में जो शॉर्ट ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है ना, यहाँ पे A है तो T है, T है तो A है। अब मान लीजिए कि जो नया डीएनए बन रहा है, नया डीएनए जो सिंथेसाइज हो रहा है वो क्या होता है, टेम्पलेट डिपेंडेंट मैनर ना। ये जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है उसी के अकॉर्डिंग होगा। सपोज दैट यहाँ G है तो यहाँ C आ जाएगा, C है तो G आ जाएगा, A है तो T आ जाएगा, T है तो A, G है तो C, C है तो G, A है तो T, T है तो A, G है तो C, C है तो G। तो ये देख रहे हैं ना, यही तो हमारा नया स्ट्रैंड बना। दिस इज अ न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड, है ना। और ये जो न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड है ना, ये कौन बनाया, यही बनाया है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। आप देख रहे हैं ना डीएनए पॉलीमरेज किस डायरेक्शन में डीएनए का लेंथ को बढ़ा रहा है, किस डायरेक्शन में डीएनए का लेंथ को एक्सटेंड कर रहा है। तो ये कौन सा डायरेक्शन है, ये है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। तो यही है आपका डीएनए पॉलीमरेज, है ना। होप आपको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, डीएनए लाइगेज, डीएनए पॉलीमरेज इसका काम समझ आया होगा अच्छे से। हाँ, तो आज के इस वीडियो में ना हम यहीं तक रखेंगे। हमारा जो टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है उसमें जो डीएनए मैनिपुलेटिंग एंजाइम है वो कंप्लीट हो गया है। आने वाले लेक्चर में अब हम लोग वेक्टर्स को करेंगे, ठीक है। होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स ऑल ऑफ यू।